पहले चर्चा करते हैं नेपाल की, क्योंकि एक दशक तक नेपाल भी माओवाद से ग्रसित रहा और सड़कें रक्त रंजित रही। नेत्र विक्रमचंद और माओवादी नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड एक समय तक एक दूसरे के सहयोगी हुआ करते थे। इन्हीं दोनों ने साल 1996 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवादी बनाई थी। इस पार्टी ने करीब 10 साल तक सरकार के खिलाफ सशस्त्र लड़ाई लड़ी। साल 2006 में पुष्प कमल दहल प्रचंड ने शांति प्रक्रिया में शामिल होने और राजनीति में आने का फैसला किया। सत्ता मिलते ही नेपाल में हथियार डाल दिए गए और नेपाल को हिंदू राष्ट्र से भारत वाली सड़ी हुई धर्मनिरपेक्षता में झोंक दिया। ऐसा क्यों हुआ और नेपाल में इन लोगों को हथियार और पैसा कहां से मिल रहा था, क्योंकि नेपाल भी एक लैंडलॉक देश है? इस सवाल का जवाब मिलता है साल 2002 में जी न्यूज की एक खबर में दिया था कि भारत नेपाल सीमा पर बड़ी संख्या में खुल रहे मदरसे कहीं नेपाल की आग का कारण तो नहीं। परिकल्पना महज एक सवाल के साथ उड़ेली गई थी, जबकि उसी दौरान नेपाल सरकार ने खुलकर माओवाद का कारण भारत की सीमा पर बन रहे मदरसे बताया था कि भारत की सीमा से सटे मदरसों से माओवादियों को हथियार और फंडिंग की जा रही है। इससे कुछ समय पहले जनवरी 1997 में नेपाल के तिरुभुवन एयरपोर्ट से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का एजेंट मिर्जा दिलशाद बेग 20 किलो RDX के साथ पकड़ा भी गया था, जो नेपाल में पाकिस्तान के दूतावास का कर्मचारी बताया जाता रहा। अब इस मामले को छत्तीसगढ़ लाने के लिए थोड़ा और अखबारों का सहारा ले तो 3 जुलाई साल 2002 में एक पत्रकार ने इंडिया टुडे में एक स्टोरी दी थी, जिसे 12 साल बाद यानी 2012 में अपडेट किया गया। इसका शीर्षक था इंडो नेपाल बॉर्डर बिकम्स न्यू हॉटबेड ऑफ क्रिमिनल्स ISI रिलेटेड एक्टिविटीज, यानी भारत नेपाल सीमा पर ISI गतिविधि का केंद्र बन गया है। लेकिन सरकार की पता नहीं क्या मजबूरी थी और इस खबर पर कान दबाए बैठी रही। हाल ये हुआ कि साल 2006 तक उत्तर प्रदेश बिहार से लगती भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा चौकियों से अधिक मदरसे बन गए। नतीजा माओवादियों ने जीत पक्की हो गई और नेपाल सरकार ने घुटने टेक दिए। लेकिन इसी दौरान यानी ठीक साल 2006 में SSB के महानिदेशक सीमा तिलक काक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल सीमा के दोनों किनारों पर हाल के दिनों में मदरसों की तेजी से वृद्धि हुई है। लगभग 1900 मदरसे बनाए जा चुके हैं, जिनमें लगभग 1100 भारत में और बाकी नेपाल में है, और सुरक्षा एजेंसियां 50 या 60 संवेदनशील लोगों पर कड़ी नजर बनाए रखे हुए है। हालात जस के तस चलते रहे। माँ बेटे की सरकार खतरे से आंख बंद करके सो गई, या कहो कि वोट बैंक के लालच में मौन हो गई। सुरक्षा एजेंसियां अपने स्तर पर काम तो करती रही, सरकार को चेताती भी रही, लेकिन सोते को जगा जा सकता है, जानबूझकर सोने वाले को नहीं। इसी कसम में दिन, महीने और साल बीत जाते हैं। लेकिन पिछले दिनों दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों के हाथ मुस्तकीम उर्फ अबू यूसुफ नाम का एक आतंकी हाथ लगा, जिसने पूछताछ में बहुत ही अहम जानकारियां दी। मुस्तकीम की निशानदेही पर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में उसके घर से विस्फोटक पदार्थ फिदायीन जैकेट्स भी मिली थी। इसी दौरान आतंकी ने बताया था कि वह 2017 में नेपाल बॉर्डर के सप्तपुरी तबलीगी जमात के जलसे में शामिल हुआ था। इसी जानकारी के बाद उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर के जिलों के साथ बिहार के रोहतास, परसा, कपिलवस्तु, सुनसारी 12 जिलों में सक्रिय मदरसों की जांच पड़ताल शुरू की गई। अकेले सिद्धार्थनगर में पिछले एक साल में 47 नए मदरसे खुले हैं, जबकि जिले में 452 मदरसे पहले से थे। सूचना के बाद योगी सरकार ने जांच के आदेश दिए और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे 257 मस्जिद मदरसों में टेरर फंडिंग के शक में जांच को आगे बढ़ाया। पिछले महीने यानी खबर आई थी कि कराची की प्रेस में छापे 2000 और 500 के जाली नोटों को दाऊद के गुर्गों के जरिए ISI नेपाल के रास्ते मदरसों के माध्यम से भारत भेज रहा है। हालांकि ये नई चीज नहीं थी, क्योंकि 28 अगस्त 2009 को काठमांडू के तिरुभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दोहा से आए पाकिस्तानी नागरिक अब्दुल गफ्फार की गिरफ्तारी भी जाली भारतीय रुपयों के कारोबार का ही एक कड़ी थी। हालात खराब थे। दोनों देशों की खुली सीमा और बड़ी संख्या में मदरसे होने के कारण कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन पिछले साल दिल्ली में पीलीभीत के कारोबारियों से करीब 1,20,000 के जाली नोट पकड़े जाने के बाद NIA, ATS समेत देश की सभी सुरक्षा एजेंसियों ने इसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी। नोटबंदी के बाद 2000 और 500 के जाली नोटों की सबसे बड़ी खेप नवंबर 2019 में नेपाल के काठमांडू में पकड़ी गई। एक पूर्व मंत्री के बेटे और पाकिस्तानी एजेंट के पास सुरक्षा एजेंसियों ने करीब 8.25 करोड़ के जाली नोट पकड़े। इसके अलावा बॉर्डर से ही एक अन्य आतंकी अब्दुल गफ्फार के पास से 26,96,000 जाली भारतीय रुपए बरामद हुए। लेकिन अगस्त 2020 में आतंकी अबू यूसुफ मुस्तकीम की गिरफ्तारी और सीमा के मदरसों में उसकी सक्रियता के बाद भारत नेपाल सीमा पर
स्थित 250 मदरसे खुफिया एजेंसियों की रडार पर आ गए। खुफिया एजेंसियों को पता लग गया कि मदरसे इसमें मेन सोर्स है। अब इस मामले को लेकर आगे बढ़े तो साफ हो चुका था कि भारत नेपाल की खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय जिलों में एकाएक मदरसों का खुलना, मस्जिदों, मुसाफिर खानों का बनना निश्चित ही किसी नई साजिश की ओर इशारा कर रहा है। हाल ही में सुरक्षा एजेंसियों को आतंकवादियों के पास से कुछ महत्वपूर्ण सुराग भी हाथ लगे। सऊदी अरब, तुर्की और कतर जैसे देशों से पैसा भेजा जा रहा है। सीमा से सटे गांव, शहरों के मुसाफिर खानों और मस्जिदों के लिए भी दावत-ए-इस्लामिया नामक संगठन के जरिए फंडिंग हो रही है। इन इलाकों में तालीम नाम का एक एनजीओ सक्रिय है जो मदरसों के लिए आर्थिक गतिविधियों का संचालन करने में लगा है। बहरहाल भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने भारत नेपाल सीमा पर अपने गुप्तचर तंत्र और सुरक्षा बलों को और चौकन्ना किया है। इस मामले पर उत्तर प्रदेश के स्थित बस्ती के आईजी अनिल राय ने कहा था कि केंद्र से मिले इनपुट के बाद से जांच पड़ताल की जा रही है, साथ ही नेपाल से भी जानकारी साझा की जा रही है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि सीमा से सटे इन इलाकों में जहां आमतौर पर गरीबी है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार की ओर से आर्थिक अनुदान न मिलने और छात्रों की संख्या भी बहुत कम होने के कारण आखिर इन मदरसों के आलीशान भवन बन कहां से रहे हैं। असल में ये इस्लाम और वामपंथ का एक राजनीतिक गठबंधन है जिसे ये लोग सत्ता पाना चाहते हैं, वहां इसे लागू करते हैं। इसके बाद अपनी विचारधारा लागू करते हैं। इसे आप एक छोटे से उदाहरण से जानिए। नेपाल में राजनीतिक परिवर्तन होते ही सबसे पहले नेपाल को सेकुलर घोषित किया गया। पशुपतिनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी भट्ट को निकालने के लिए अभियान चलाया गया। संस्कृत की पढ़ाई पर नकेल कसी गई। संस्कृत विद्यालयों की परंपरागत मान्यता को समाप्त करने के षड्यंत्र रचे गए, पर मदरसा और मस्जिद को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं की गई। मदरसों को पैसा कहां से मिलता है, इनमें कौन सहयोग कर रहा है, आर्थिक सहयोग करने वाले लोग, मुस्लिम देश व संस्थाओं का असली मकसद क्या है, इनमें विदेशी मौलवियों की नियुक्ति क्यों की जा रही है, एक भी सवाल पर नेपाल सरकार ने कार्रवाई नहीं की। नेपाल में लागू हुए इस मॉडल को भारत में बखूबी अंजाम अब दिया जा रहा है। एक समय तक भारत में बम विस्फोट होते रहे, लोग मरते रहे, लेकिन इससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होती चली गई। जब इन लोगों ने ऐसा देखा तो अपना मॉडल चेंज किया और वामपंथियों से हाथ मिला लिया। भारत को तोड़ने के लिए, जातीय भेद पैदा करने के लिए काम करना शुरू कर दिया। नतीजा दिल्ली दंगे की रिपोर्ट सबके सामने आई कि कैसे सुनियोजित थे। 2016 का चर्चित जेएनयू मामला, 2017-18 का एल्गार परिषद मामला, जब 31 दिसंबर 2017 को पुणे में भीमा कोरेगांव युद्ध के 200 साल पूरे होने पर एल्गार परिषद नाम के कार्यक्रम के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। पिछले महीने कबीर कला मंच के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और अब हाथरस मामला जो सभी की आंखों के सामने है कि कैसे सुनियोजित था। इसके अलावा नक्सलवाद की सहायता से भारत की अखंडता को तोड़ने में कहीं न कहीं सीमा पर बड़ी संख्या में बन रहे मदरसों की भूमिका पाएगी, क्योंकि इस्लामवाद और माओवाद का गठबंधन दुनिया भर में फल फूल रहा है और अपने पैर पसार रहा है।